बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आज है अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान है, खेला जाना है। और इससे कबल अगर हम बात कर लें खासकर इस मैच के हवाले से, तो दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। ऑस्ट्रेलिया ने जो है पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। इंडिया के हवाले से अगर हम बात कर लें अंडर-19 टीम की, तो बड़ा ज़बरदस्त है इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है। और ऑस्ट्रेलिया के इस फाइनल मैच के हवाले से बात करें तो दूसरी दफ़ा मुसलसल ऑस्ट्रेलियन टीम फाइनल खेलती हुई दिखाई दे रही है अंडर-19 वर्ल्ड कप की। इस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर और दीगर खेलों के हवाले से भी जो है अपने शो के अंदर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनस टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ साथ है आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब की तरफ से चलते हैं। रियाज साहब, सबसे पहले तो हम चेयरमैनशिप के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। मोहसिन नकवी के हवाले से क्या समझते हैं, उनको जो पीरियड दिया गया है 3 साल का, वो बेहतर काम करते हुए दिखाई देंगे? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात रही है इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने बाकायदा तौर पर जाके उनसे मुलाकात की है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जो सियासत के साथ साथ जो है क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियाँ आती थीं, वो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और मुस्तकिल तौर पर 3 साल का जो टाइम पीरियड है मोहसिन नकवी निभाते हुए नज़र आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, मोहसिन नकवी साहब की जो बात है, ज़ाहिर है जब वो वज़ीर आला बने, इससे पहले भी हम थोड़ा बहुत मतलब ये कि जो टीवी चैनल्स हैं उसके हवाले से थोड़ा सा जानते थे। लेकिन जब वो निगरान वज़ीर आला बने तो यकीनन निगरान वज़ीर आला वही बनता है जो ज़ाहिर है मतलब कॉम्पिटेंट होता है, टैलेंटेड होता है, और वो मतलब जो मुक़्तदर हल्के हैं जो लोग लेके आते हैं वही समझते हैं कि वो अपनी जो मतलब जितनी भी जिस ज़िम्मेदारी पे उनको फाइज किया जा रहा है उसका मतलब वो बेहसन तरीके से वो काम जो है अंजाम देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वैसे वज़ीर आला, पहले तो हम ये बात कर लेना कि निगरान वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने नज़र आया कि देखें, जो हम तो स्पोर्ट्स मैन हैं, हम तो सियासी बात नहीं करते। हो सकता है कि बाज़ लोगों को मतलब कोई रिजर्वेशन हो सियासत के हवाले से, लेकिन हमने जो उनको वज़ारत आला की हैसियत से काम करते देखा तो वो हर तरफ हमें नज़र आए। और ऐसा लगा कि जैसे मोहसिन स्पीड वो अस्पतालों में भी नज़र आए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के मतलब जो उसका इफ्तिताह करते हुए भी नज़र आए। लग ऐसा रहा था कि वो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। तो देखें, वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जिस तरह से उनको पीसीबी का मतलब चेयरमैन अब बनाया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनमें यकीनन इतनी कैपेबिलिटी होगी, इतनी कैपेसिटी होगी, और वो ज़ाहिर है चीज़ों को मेरे ख्याल से समझते होंगे, जानते होंगे। जिन लोगों ने उनको ज़ाहिर है मतलब पीसीबी का चेयरमैन बनाने में मदद की, जो उनका ज़ाहिर है कंफर्ट लेवल तो होगा। पीसीबी का चेयरमैन बनना, देखें, ये भी कोई मतलब ये कि ये फूलों की सेज नहीं है, इसके लिए आपको बड़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ती है। अब देखें, जो उन्होंने परफॉर्मेंस वज़ारत आला की हैसियत से, वज़ीर आला की हैसियत से दिखाई है, वो तो मतलब नज़र आ रहा है कि वो काम करने की उनमें जो थी, जज्बा था। अब जो है ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि अब उनके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि ख़ास तौर से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं, उनमें जो है उनको मतलब ये कि स्पेस निकालनी होगी, कंफर्ट लेवल के साथ एक पैदा करना होगा, उनसे ताल्लुकात बनाने होंगे। इसलिए कि जब तक आप आईसीसी में और दुनिया क्रिकेट के जो बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं वहाँ पर अपनी आप जगह नहीं बनाएंगे तो आपके लिए आगे चलना जो है मुश्किल होगा। फिर ये देखें, वो जैसे ही आए, अब पीएसएल शुरू हो गई है। अच्छा, उनका मतलब जो आपने कहा ना कि मतलब ज़ाहिर है जब आदमी पीसीबी का चेयरमैन बनता है तो ये तो कर्टसी होती है, लोग मुबारकबाद देते हैं और देनी भी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखना ये होगा कि अब बहैसियत मतलब पीसीबी के चेयरमैन के जो उनसे उम्मीदें कायम की गई हैं वो जो है उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, और जिस तरह से उन्होंने वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने काम किया है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे लोग हैं, उनकी मतलब ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं। यकीनन वो उनको फीडबैक मिली होगी, और वहाँ रह के भी जो उनका तजुर्बा है, मैं समझता हूँ कि उसको ज़्यादा बेहतर एक तरीके से वो बरुए कार लाएंगे। और उनमें मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी एक नज़र आ रहा है कि वो पीसीबी के मतलब चेयरमैन की हैसियत से जो इस वक्त ज़रूरत है वक्त की, उसको मेरे ख्याल से उन चीज़ों को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि वो अच्छे तरीके से काम करते भी रहेंगे। आमिर सरफराज साहब, इसी की तरफ इसी टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा मोहसिन नकवी के हवाले से। और हम बात कर लें तो जिस तरह निगरान वज़ीर आला के तौर पर वो काम कर रहे हैं,
बेशक बड़े ज़बरदस्त काम करते दिखाई दे रहे हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी मुंतखब हो गए 3 साल के लिए, और यहाँ पर आते साथ ही उन्होंने खराजात की तफसीलात जो है सबसे पहले तलब कर लिया है। क्या समझते हैं कि आते साथ ही पहला स्टेप उन्होंने जो खजांची की सूरत में इख्तियार किया? देखिए, जो उनका एक काफ़ी बड़ा अच्छे अंदाज में रियाजुद्दीन भाई ने उनका आपके सामने तारुफ तो रख दिया है। जो मुझे जो बेस्ट पार्ट लगी है ना, वो बेस्ट पार्ट ये लगा है इनकी यानी नॉमिनेशन के हवाले से कि ये अभी बहुत यंग है। मेरा ख्याल है कोई इनकी अगर एज मुझे गलत नहीं मालूम तो ये कोई 40-45 साल 42 साल तो तकरीबन ऐसी 44-45 साल इनकी एज है। और शायद इतना यंग और एनर्जेटिक बंदा शायद पीसीबी में पहले शायद चेयरमैन रहा नहीं है। अब मैं आई एम नॉट श्योर, बट मेरा एक अंदाज़ा है क्योंकि हमने तो 80-80 साल के 85-85 साल के पीसीबी के चेयरमैन देखे हैं और ज़्यादातर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जो लोग हैं वो देखें। और कारकर्दगी के हवाले से मतलब तो ख्याल आपके सामने आ ही गया रियाज भाई का, चूंकि उनका मीडिया से भी ताल्लुक़ है और कई बड़े चैनल्स से के जो वो ऑनर हैं उसको लेके चल रहे हैं, तो यकीनी तौर पे वो बड़े एक बाखबर आदमी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम करने की पोजीशन में है। और जो उनका एक स्टाइल है, जो जज्बा है, जैसे अभी एक नाम दिया कि मोहसिन नकवी के बजाय मोहसिन स्पीड उनको कहा रियाज भाई ने, तो मुझे लगता है कि वो एक इस पोजीशन में है कि एक अच्छा जो है वो पीसीबी के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है। बड़ा टारगेट उनके सामने पाकिस्तान सुपर लीग है, फिर उससे बड़ा टारगेट है चैंपियन ट्रॉफी है। अगर उन्हें मुद्दत पूरी करने का वक्त दिया जाए तो बड़े टारगेट उनके सामने हैं। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि ये सारी पोजीशंस जो हैं ये सियासी मामलात को मद्देनज़र रखकर मतलब तय पाती हैं और आगे बढ़ती हैं। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि ये अपना 3 साल पूरा कर लेंगे। और इस 3 साल के अंदर इनको जो एडवांटेज वही है क्योंकि यंग हैं, काम करने की जस्तजू है, इन्होंने पंजाब में डिलीवर करके दिखाया है, तो मुझे लगता है पीसीबी में भी डिलीवर करेंगे। और जो भी टास्क इनके सामने हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान की टीम का मोराल इस वक्त बहुत डाउन है और पाकिस्तान की टीम को उठाने की ज़रूरत है। यकीनन ये इस पोजीशन में है कि कुछ इसको ये अच्छा काम कर सकें। चले, पोजीशन की बात हो रही है, एक पोजीशन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चेयरमैनशिप के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं। मोहम्मद हफीज़, आप समझते हैं कि अपने ओहदे पे फाइज रह सकते हैं? देखिए शहजादा, ये बड़ा मतलब एक टची मतलब पॉइंट है। और हमेशा हमने ये देखा है कि एक तो बदकिस्मती, जैसे आमिर सरफराज भाई ने कहा कि जो हम देख रहे हैं ना कि कम अरसे में जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो तब्दील कर दिए जाते हैं। तो होता ये है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है या शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, तो जब ये चेंज होते हैं बार बार, तो जाहिर है हर जो भी चेयरमैन आता है वो कुछ चीज़ों को अपने मुताबिक भी करना चाहता है। और ये हर इंसान की मतलब एक वो होती है, उसके जहन में होता है कि वो अपने हिसाब से थोड़ी चीज़ों को एडजस्ट करे। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान पहुँचा है। हमारी टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब रही है, और फिर हम कोई भी जो भी हमारी प्लानिंग हो उसको हम जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और अगर हम एडॉक बेसिस पे जाते रहे और उन चीज़ों को फिर हम सही तरीके से ग्राउंड पे हमने उसको एग्जीक्यूट होते हुए नहीं देखा, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक तब्दीली की जो आपने बात की है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो मैं ये तो समझता हूँ कि जो देखें ज़्यादा तब्दीलियाँ जो है ना वो किसी भी तरह मतलब मुनासिब नहीं होती, चाहे वो कोई इदारा हो या पाकिस्तान के मतलब क्रिकेट के हवाले से कोई इदारा हो या खेल के हवाले से कोई इदारा हो। अगर आप उसमें इतनी जल्दी चेंजेस करेंगे या बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो वो बजाय फ़ायदे के और तकलीफ़ और नुकसान का बाइस बनती हैं, फिर आपके ऊपर उंगलियां भी उठती हैं। अब मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, और ज़ाहिर है बात सबको पता है कि वर्ल्ड कप हम हार गए। वर्ल्ड कप में की टीम के जितने भी ऑफिशियल थे वो पूरे हमने चेंज कर दिए। हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, लेकिन उन ऑफिशियल्स को चेंज करने के बावजूद जो सिलसिला शुरू हुआ था शारजा में या यूएई में अफ़गानिस्तान से टीम की शिकस्त का, जो एशिया कप में भी जारी रहा, वर्ल्ड कप में भी जारी रहा, वही आपने देखा कि ऑफिशियल चेंज करने के बावजूद जो है आप ऑस्ट्रेलिया में भी हार गए और न्यूजीलैंड में भी हार गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जैसा सरफराज भाई ने भी कहा कि जहाँ दीदा आदमी हैं और मतलब उनको पूरी नो हाउ है और वो डिलीवर करके लगता है कि मतलब वो देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको तमाम चीज़ों को चैलेंजेस का तो सामना होगा, लेकिन सारी चीज़ों को उन्होंने चाहिए कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता तरीके से लेके चलें। और किसी भी जगह बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो कतई तौर पर मुनासिब नहीं होंगी।
ठीक है, अगर मतलब एक मतलब सिर्फ हफीज़ के हवाले से बात है तो वो तो फिर ज़ाहिर है उन्हें देखना होगा, इसलिए कि एक शख्स आया है, उसकी इतनी एक्सपर्टीज़ हैं और मतलब एक शिकस्त हो गई अगर आप निकाल देते हैं तो वो भी सही नहीं है। इसी मतलब अगर मतलब ये कोई यूनानिमस फैसला हो जो बोर्ड में जितने भी लोग हैं अगर वो समझते हैं, और फिर ये कि हफीज़ भी अगर राज़ी हों, देखें हफीज़ ने भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी है, उनका के क्रेडिट बहुत सारी चीज़ें, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप इतने बड़े प्लेयर्स को ले आते हैं तो फिर इतनी जल्दी उनके साथ जो है इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, और इसमें मतलब एक डिसेंट पन जो है वो नज़र आना चाहिए हमें, जो कि गो के हमारे मतलब स्पोर्ट्स में और दूसरे चीज़ों में रवायत नहीं है, लेकिन ये कि हमें डिसेंस जो ये चीज़ें हैं ना ये बड़ी मतलब आगे लेके आनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें, ताकि हमारे नौजवान भी उसको सीखें। फिर इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ये क्रिकेट टीम है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गई थी, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, और जिस तरीके से आपने खिलाड़ियों को खिलाया उनको और मौके दें, और जितने ख़ासतौर से जूनियर खिलाड़ियों के ऊपर ये बात आती है कि जी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो आप ये भी तो देखें ना कि आपने बजाय इसके कि उनको बी ग्रेड टाइप की टीम के साथ के सामने मौका देना चाहिए था, आपने एकदम से उठा के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दे दिया। तो मैं ही समझता हूँ कि जिन आपने नए लड़कों को चांस दिया था उन पर आपको अभी उनको एतमाद करना चाहिए। नए लोगों की देने बात हो रही चाहिए। है तो थोड़ी सी बात हम श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से भी कर लें। आमिर सरफराज साहब से भी बात कर लेते हैं। डबल सेंचुरी स्कोर की है पाथम ने और बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। 210 रन की इनिंग खेली है उन्होंने और 20 चौके मारे, 8 छक्के मारे हैं। आमिर सरफराज साहब है पहले दुनिया के खासकर 12वें दुनिया के वो बैटर बने और श्रीलंकन पहले प्लेयर बन गए पाथम जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की है वनडे में, और ये 3 मैचों की ये सीरीज़ खेली जा रही है अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। देखिए 200 रन तो क्लब क्रिकेट में भी करना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर किया है, ये बहुत उनको क्रेडिट जाता है। टीम ने 381 रन स्कोर किए। जी जी जी, कितनी बड़ी उनकी यानी बैट्समैनों की लाइन लगी हुई है श्रीलंका के अंदर। अगर आप शुरू से विटमिनी और बेंडेस और अरविंदा, जयसूर्या, कालू विदारना से लेते हुए संगाकारा, जयवर्धने और बहुत मजीद एक्साइटिंग महानामा वगैरह, कितने आप नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन आज तक कोई प्लेयर उनका 200 रन नहीं कर सका था। गो के इन्होंने जो स्कोर किया है वो एक निस्बतन कमजोर इंटरनेशनल टीम के खिलाफ किया है, जिनकी मतलब बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छे कैलिबर की नहीं, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा कि 200 रन होते हैं, और जो उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट में किए हैं ये बहुत काबिल सताइश और काबिल तारीफ है। पाथम के हवाले से इनसे भी रियाजुद्दीन साहब से भी बात कर लेते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, श्रीलंकन पहले बल्लेबाज बन गए हैं पाथम जिन्होंने डबल सेंचुरी वनडे में स्कोर किया है। देखें श्रीलंका का जो बोर्ड है या श्रीलंका की टीम है, आपने देखा कि श्रीलंकन बोर्ड जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था, फिर आईसीसी की तरफ से उन पर पाबंदी भी मतलब लग गई थी, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है अपनी मतलब एक बोर्ड को भी और उन चीज़ों को लेके आगे चलें। जहाँ तक आपने पाथम निसाका की बात की है तो मैं ये समझता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस रही, ख़ासतौर से 139 गेंदों पे अगर आप 210 रन कोई खिलाड़ी बनाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात है। और उनके इस एक तो फतह से गो के ठीक है, मतलब अफगानिस्तान की टीम जो है इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन किसी भी टीम के ख़िलाफ़ जब आप मतलब फतह हासिल करते हैं तो वो आपकी उसकी प्रोफाइल तो बनती है और जीत होती है, चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो। मैं समझता हूँ कि पाथम ने जो 139 रन पे 210 रन बनाए हैं, उससे उनकी एक्सपर्टीज़ का पता चलता है। और ये जो मतलब ये कि तजुर्बात होते हैं, जिस तरह से उन्हें ये सेंचुरी मतलब डबल सेंचुरी बनाई है, तो यकीनन ये ना सिर्फ उनके एतमाद में इजाफा करेगी बल्कि पूरी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए भी, उनके साथी खिलाड़ियों के लिए भी, और क्रिकेट बोर्ड को भी मतलब ये एतमाद देगी, और क्रिकेट बोर्ड जो है उनका ज़्यादा एतमाद के साथ काम कर सकेगा। और जो वहाँ पे क्रिकेट में और हुकूमत के दरमियान जो एक अनरेस्ट पाया जाता था, तो मैं ये समझता हूँ कि इस फतह से और उनकी इस कारकर्दगी से श्रीलंकन पूरी क्रिकेट को जो है बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और देखें ना, ये होती है परफॉर्मेंस। बात ये नहीं है कि आपने अफगानिस्तान की टीम जो है, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो जो मतलब ऐसी टीम है जो डार्क हॉर्स के नाम से मतलब मशहूर है, और आप वर्ल्ड कप में भी आप उसकी कारकर्दगी देखें तो उसने बड़ी बड़ी टीमों को वहाँ पे मतलब निशाने पे रखा और उनको टफ टाइम दिया। और ये आज से नहीं है, जब से ये अफगानिस्तान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट के एरिना में आई है उस वक्त से लेके आज तक वो ऑन एंड ऑफ जो है मतलब अच्छी टीमों को अच्छी फाइट्स देते
खेलते रहें। तो ये तो है। और अफ़गानिस्तान की टीम के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस जो है ये एक बहुत बड़ी बात है और ये काफ़ी अरसे तक याद रखी जाएगी। हमें भी हम जो पाकिस्तान हमारे खिलाड़ी हैं उनको भी मतलब इन चीज़ों से सीखना चाहिए। यही पाकिस्तान की टीम थी जो पिछले साल आपने देखा कि एशिया कप से पहले जब ये मुत्तहिदा अरब अमारात में हमने अफ़गानिस्तान से सीरीज़ खेली तो हम वहाँ पे शिकस्त खा गए थे उनसे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम शिकस्त खा गए थे और श्रीलंका की टीम वहाँ पे अफ़गानिस्तान की टीम से जीती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। चलें हम पाकिस्तान टीम के हवाले से भी, अंडर 19 टीम के हवाले से भी आमिर सरफराज साहब से बात कर लें। गो कि हम फाइनल नहीं खेल रहे हैं, आमिर सरफराज साहब है, अंडर 19 की टीम है, लेकिन इससे टीम ने बड़ी अच्छे मैचेस जीते हैं, फाइट बैक करती टीम नज़र आई है। और अगर हम देखें तो सेमीफाइनल में बड़ी फाइट बैक कर रही थी। फिर आपने कप्तानी को किस तरह देखा साद बेग की इस इवेंट के अंदर? देखें, मुझे ऐसा लगता है कि साद बेग अभी सिर्फ गो के 17 साल के हैं, लेकिन जो उनका मैच्योरिटी लेवल है, जो उनकी बैटिंग की स्किल्स हैं, जो उनकी क़यादत जो सलाहियतें हैं, वो दिन ब दिन इस छोटी सी उम्र के अंदर निखरती जा रही हैं। और मुझे लगता है जिस तरह सरफराज अहमद थे, यकीनी तौर पे आप कंपेयर कर सकते हैं। और मतलब चूंकि सरफराज ने तो प्रूव कर दिया, इनको अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। लेकिन चूंकि समझ लें कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जितने ज़हीन हैं, जितने अच्छी उनकी क्रिकेटिंग एक अप्रोच है, तो मुझे लगता है कि आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और बहुत अच्छा सर्व करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने ज़्यादातर जो कामयाबी हासिल की है वो अपने बॉलर्स की मरून मिन्नत है कि जिन्होंने बहुत अच्छे मतलब ये कि आपको बॉलिंग के ज़रिए मैचेस में फतुहात दिलवाई और कुछ ऐसा भी रहा कि लो स्कोर को भी डिफेंड किया। और आप ये देखें कि सेमीफाइनल के अंदर भी गालिबन आखिरी जो एक डिसीजन था वो आइदर वे जा सकता था। अनलकी रहे पाकिस्तान अंडर 19 टीम, 6 रन बाकी थे और लेग बिफोर की अपील हुई जिसको जो है वो टर्न डाउन किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बज़ाहिर बाहर से टीवी के ऊपर देख के कि वो आउट था। अब मैं उसको ये नहीं कहता कि 100% देना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान अनलकी रहा कि वो उसको डिसीजन नहीं मिला। आपको इस अंडर 19 की लॉट में देखें क्योंकि बहुत बैट्समैन अच्छे हैं, जिसमें आपके दोनों ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर में प्लेयर अच्छे हैं। आजान बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, शाहजेब ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और उनके साथ साथ 3 आपके पास अच्छे बॉलर्स हैं, जैसे उबैद शाह हैं, अली रजा हैं और एक जीशान है जो 6 फीट 5। जी माशाल्लाह, ये तीनों बहुत अच्छे लंबे हाइट का बॉलर है। हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स आपको बहुत जल्द पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए। और लेकिन इसमें मुझे एक ज़ाती तौर पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि साद बेग बहसत मजमूई जो है वो एक ओपनिंग बैट्समैन है और शायद उनको अगर ओपनिंग ही कराई जाती, क्योंकि दूसरे बैट्समैन भी अच्छे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा यूजफुल होता। अब इनको जो मिडिल ऑर्डर में लाया गया वो काइंड ऑफ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की गई। अब आई डोंट नो ये जो मोहम्मद यूसुफ है उनके जहन में क्या था, या जो वहाँ दूसरे शुएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं उनके जहन में क्या था। लेकिन बहरहाल अगर ये पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की तरफ से ओपनिंग कर रहे होते तो शायद पाकिस्तान को मजीद कुछ फर्क होता। चलें इसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ की आपने बात की, यहाँ पर बैटर तो कुछ खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन बॉलिंग कोच की ऐसे जुनैद खान का इंतखाब किया कि जो कोचिंग कर रहे थे पाकिस्तान अंडर 19 टीम की। जुनैद खान ने ये प्रूव किया इन बॉलर्स के साथ कि वाकई इन बॉलर्स के अंदर दमखम है, उन्हें बहुत कुछ सिखाया। शायद उसकी बदौलत हमने एक क्रोएशिया मैच के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की। जी, यकीनी तौर पे मैं खासतौर पर उसी मैच का रेफरेंस दे रहा था कि आपने लो स्कोरिंग और उसके अंदर भी कामयाबी हासिल की, तो वो यकीनी तौर पे बॉलर्स की आपके मरून मिन्नत थी। डेफिनेटली सर क्रेडिट जाना चाहिए जब मतलब आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रही है, बॉलर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसमें जो बॉलिंग कोच है उसका कुछ ना कुछ किरदार तो है। गो के नेचुरल टैलेंट या जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी अपनी भी सलाहियतें होती हैं, लेकिन कोच का काम होता है उसको पॉलिश करना। और यकीनी तौर पे उनकी जो भी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है जुनैद ने, और उसकी मतलब आपको झलक नजर आई कि जो उन्होंने ट्रांसफ़र की अपने तजर्बे को उन बॉलर्स के अंदर। बिल्कुल, उन बॉलर्स के अंदर ट्रांसफ़र किया। नौजवान बॉलर्स की बात हो रही है तो उबैद शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस अंडर 19 टूर्नामेंट के अंदर, दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। कैसा देख रहे हैं उनका मुस्तकबिल, क्योंकि वो नसीम शाह के भाई हैं और जिस तेज़ी के साथ वो विकेटें ले रहे हैं, हमने देखा कि नेशनल T20 में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था और इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि उबैद शाह ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फिर आपने जीशान का नाम लिया था, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़े अच्छे मुस्तकबिल का असासा साबित हो सकते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि हम भी काफ़ी सालों से ये चीज़ देख रहे हैं कि
जो जूनियर सतह पर हमारी टीमें जाती हैं और वो जब इंटरनेशनली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस देते हैं और जब उसके बाद जब वो सीनियर टीम में आते हैं तो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने जूनियर लेवल पे इंटरनेशनली दी होती है वो उस तरह की परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी जो है वो सीनियर टीम के साथ नहीं होती। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ अलार्मिंग सिचुएशन है कि आखिर क्या वजह है कि हम उन खिलाड़ियों को सही तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज नहीं कर पाते। ये हमारे मतलब कोचेस की मतलब इसमें गलती है या जो हमारे ट्रेनर आते हैं बाहर से ख़ास तौर से उनकी गलती है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि फिर हमारे यही मतलब बॉलर्स और यही एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मर जो है वो अपनी फ़िटनेस भी बरकरार नहीं रख पाते हैं। आप ये देखें कि उबैद शाह का आपने नाम लिया, नसीम शाह उनके भाई हैं, इसी तरह शाहिन शाह आफरीदी को आप देखें कि उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस रही और वो भी आप ये देखें कि अनफिट होने के बाद से अभी तक वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस वो पहले दिया करते थे। इसी तरह अब आप नसीम शाह को देखें कि नसीम शाह जो है वो भी मतलब उस तरह की परफॉर्मेंस उससे निकल के नहीं आ रही। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ख़ास तौर से ये जो शोबा है कोचिंग का और जो ट्रेनर होते हैं जो बाहर से बाकायदा पूरा स्टाफ अभी तक आते रहे, जो बाहर के कोचेज़ आते थे वो अपना पूरा स्टाफ भी लेके आया करते थे, तो वो मतलब किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से हमारे खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं। और एक तो ये वजह, दूसरे ये कि हमारे खिलाड़ी जो लीग में चले जाते हैं खेलने के लिए तो वहाँ जो मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खिलाड़ियों पर आयद होती है अपनी फ़िटनेस से मुतालिक, वो मेरे ख्याल से उस तरह उसको जो है तवज्जो नहीं दे पाते। और देखें पैसा जो है बिल्कुल बुरी बात नहीं है, अगर हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर उन्हें पैसा मिल रहा है, कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो पैसा है ये पाकिस्तान की कीमत पे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहला पाकिस्तान है, पहले आप उसके लिए मतलब परफॉर्मेंस दें, उसके बाद फिर आप किसी लीग या उसके लिए दें। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बिल्कुल सही किया है कि अब हर खिलाड़ी को 2-2 इंटरनेशनल लीग खेलने के मौके मिलेंगे, ताकि देखें ना हमारे खिलाड़ी आप ये देखें कि लीग में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे होते। डिपार्टमेंट क्रिकेट का फाइनल मैच खेला जा रहा है। अगर कल देखें तो जो परसों पहला दिन जो गुजरा है उसमें 3 सेंचुरियां स्कोर हो गई। साहबजादा फरहान ने स्कोर की है, कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की, सऊद शकील ने सेंचुरी स्कोर की है। आप समझते हैं कि ऐसे विकेट हम तैयार करते हैं जहां पहले दिन 3-3 सेंचुरियां स्कोर हो जाती हैं और जब यही बैटर्स बाहर जाते हैं, अभी हाल ही में इन तीनों बैटर्स से अगर सिर्फ कामरान गुलाम को अगर हटा दें तो बाकी दोनों बैटर्स ने जो है न्यूजीलैंड का दौरा किया और एक ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, परफॉर्मेंस उनकी जीरो रही थी। बड़ा मतलब ये कि आपने टची और अच्छा सवाल किया शहजादा। देखिए मसला तो यही है ना कि हमारे खिलाड़ी जो है हमारी कंडीशंस में तो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करते हैं और ये बात नहीं है कि वो मतलब हमारी कंडीशन में करते हैं, यकीनन उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, उनमें अहलियत है। ज़ाहिर है जिन खिलाड़ियों में अहलियत है वही अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, कंडीशन कोई सी भी हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में चले जाएं तो उसके और हमारे जो मेयार है ना स्टैंडर्ड जो खेल का है कंडीशंस का, वो बहुत फ़र्क है। अब आप ये देखें कि हमारे जो है 90% जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, वो 90% खिलाड़ी जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो वहाँ उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, सिर्फ हमारे 5 या 10% देते हैं। जबकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनके मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं जब वो टीमों में आते हैं अपनी और उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो 90% खिलाड़ी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अपनी नेशनल क्रिकेट के अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देते हैं, 5-10% नहीं दे पाते। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है कि जैसे मतलब ये कि 4 में से 2 गए 2, तो ये सीधी सी बात है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हमारा जो स्टैंडर्ड जो हमारा मेयार है, जो कंडीशंस है वो इंटरनेशनल कंडीशंस का बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस पे फर्क आता हुआ भी दिखाई देता है। आमिर साहब क्या कहेंगे, ऐसी विकेट हम क्यों तैयार करते हैं जहां पर बैटर्स के लिए तो वो जन्नत है लेकिन बॉलर्स के लिए शायद बहुत जान लगानी पड़ती है, लेकिन यही बैटर्स पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं। इन्हीं बैटर्स को जब गैर मुल्की दौरे पे ले जाया जाता है और ख़ासकर यूरोप की विकेटों की अगर हम बात कर ले तो वहाँ वो बैटर्स जो है बाकायदा तौर पर फ्लॉप होते दिखाई देते हैं। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है, अब क्रिकेट में इतना कमर्शलिज्म आ गया है और लोग सबसे ज़्यादा T20 को देखना चाहते हैं और T20 से और मुख्तलिफ लीग से पैसा बनाना चाहते हैं। और उन लीग्स को लोग इंजॉय उस वक्त करते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ स्कोर बने, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे छक्के लगें, चौके लगें, तो वो आप एक स्पोर्टिंग विकेट बनाकर तो दे नहीं सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी बात यह है कि शायद हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक सीज़न होता है उसमें गो के कराची जैसे शहर के अंदर के जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है विकेटों के लिहाज से, दीगर हवाले से,
लेकिन मैं विटनेस हूं और रिसेंट पास्ट के अंदर भी यूबीएल जैसे ग्राउंड के अंदर इतनी शानदार ग्रासी विकेट वहां पे बनी हुई देखी, उस पर कुछ एंजॉय करने का भी मौका मिला, उसको विटनेस किया हमने। अगर ये इन लोगों को वहां खेलने का मौका दे दें, यानी डोमेस्टिक भी वो टॉप ग्रीन पिचेस के ऊपर करवाएं, तो ये जो पाकिस्तानी जो उनकी टेक्निक जो चूंकि डेवलप हो चुकी होती है बैटिंग विकेटों के ऊपर और बिल्कुल फ्लैट विकेटों के ऊपर, वो लेकिन टेक्निक थोड़ी सी उनकी। मैं आपकी बात से नहीं कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान भर के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम ऐसी विकेटें तैयार कर सकते हैं। जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चित्राल के अगर कोई एरियाज ऐसे हैं वहाँ पर जो मौसमी है, वहाँ का मॉस्फेयर ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर विकेटें तैयार कर ली जाएँ तो सूदमंद साबित होती है। सेम कंडीशन होती है। शहजादा साहब, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि कराची जैसी जगह में, यानी जो पंजाब और केपीके के और जो दीगर इलाके हैं, वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉइल वाले और स्ट्रॉन्ग वहां पे विकेटें मौजूद हैं, उनकी कंडीशन हमसे ज्यादा टफ हैं। मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया था ना कराची जैसी जगह के ऊपर, वो इसलिए किया था कि जब यहां आप टॉप ग्रीन ग्रासी विकेट बना सकते हैं और इंटरनेशनल एक मेयार के हिसाब से बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास कुदरती जो चीजें मौजूद हैं आप वहां वो करें, और उसका फर्क ये पड़ेगा फिर आपको ऑस्ट्रेलिया जाके, साउथ अफ्रीका जाके, इंग्लैंड जाके कंडीशंस, एलियन कंडीशंस नहीं लगेंगी। वहां आपकी जो बैटिंग की टेक्निक है वो फ्लॉप नहीं होगी। वहां बॉलर्स को अपनी लेंथ और लाइन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो तकरीबन मोरलेस उन्हीं कंडीशन से खेल के आ रहे होंगे। अच्छा, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो आप एटलीस्ट ये प्लान कर लें, मैं डोमेस्टिक के हवाले से बात कर रहा हूं, पीसीबी को मुखातिब करके ये बात कर रहा हूं, कि आप ये करें कि जो आपका अगला सीजन खेलने जा रही है टीम, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस, साउथ अफ्रीका जा रही है तो उन कंडीशंस के अंदर कैंप लगाएं, उन कंडीशंस के अंदर आप अपना आखिरी जो टूर्नामेंट किसी भी कैलिबर का खेला जा रहा हो वो खिलाएं। और अगर फर्ज करें कि एक मिसाल दे रहा हूं कि जी किसी एशियन विकेटों पे खेलने जा रही है, तो यकीनन फिर आप टर्निंग ट्रैक्स बना के उनको मौका दें, तो ताकि उनकी प्रैक्टिस हो और उनको जब वो दूसरी जगह पहुंचे तो अपनी यानी टेक्निक को एडजस्ट ना करना पड़े, और उनको जो है वहां पे ऐसा ना करना पड़े कि जी हम तो ये खेल कर आए थे और ये हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना थोड़ा सा प्रॉपर्ली प्लान कर लें आप, अक्रॉस द बोर्ड ऐसा ना जाए पूरे पूरे सीजन जो है वो फ्लैट विकेटें बना दी या पूरा सीजन जो है वो टॉप ग्रीन बना दिया, ताकि दोनों को मौका मिले। और एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगा कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो अपनी टेक्निक को फिर एडजस्ट करने के आदी हो जाएं, कि चलो कभी टेक्निक्स की आप बात कर रहे हैं, आदी हो जाए, लेकिन मैनेजमेंट का भी काम होना चाहिए। जिस नंबर पर कोई बैटर बैटिंग कर रहा है उसी नंबर पर उसे मौका फराहम किया जाए। ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड में हमने 6 ओपनर ले गए, 4 विकेट कीपर लेकर, वहां मौका उनको उस लिहाज से नहीं मिला। आपके पास पंच हिटर मौजूद नहीं थे। अगर आजम खान के अलावा दीगर देख लें तो इफ्तिखार उनके साथ करते दिखाई दिए। आपके पास सिर्फ आजम के अलावा इस वक्त अगर हम देख लें कोई भी पंच हिटर नजर नहीं आ रहा जो T20 में पाकिस्तान को सर्व कर सके। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि जो यहाँ एक रोटी गैंग था, उस रोटी गैंग ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। गो के उनके अपने स्टैट्स उस गैंग के और अकोमोडेट करके उन्होंने अच्छा रखा और दुनिया में नाम भी बनाया। अगर वो पाकिस्तान को आगे रखते और अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस और पर्सनल जो उनको चांसेस उन्होंने अवेल किए नहीं करते, तो शायद पाकिस्तान की आज ये सूरत हाल नहीं होती। मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूं कि भाई जो जिसका नंबर है उसको वहां गेंद कराओ। अगर कोई बॉलर नया बॉल अच्छा कर सकता है उससे नया बॉल कराओ, अगर कोई पुराना अच्छा बॉल करता है तो उससे पुराना बॉल कराओ। आप सिर्फ अपने गैंग को अकोमोडेट करने के लिए जो है कंडीशंस को देख के फैसले नहीं करो, यानी उनको फेवर देने के लिए। तो यहां जो सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस, अपने ग्रुप, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को आगे रखा और पाकिस्तान को पीछे रखा। और जब आप दूसरे को मौका नहीं देते हो, जब आप मुझे एक सेंस बताइए कि ये क्या सेंस है कि फखर जमान जो है वो 4 नंबर पे बैटिंग कर रहा है और एक मेकशिफ्ट ओपनर ओपनिंग कर रहा है, कोई सेंस बनता है इसका? सर, ये पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है। आप ठीक है रन्स कर दिए, अब हर आदमी ये कह रहा है जी इसने भी रन्स कर दिए, उसने भी कर दिए, लेकिन उनकी टेक्निक को उठा के देखें, उनके कैलिबर को उठा के देखें। शायद जो आपको माजी में ओपनर्स खेलते हुए नजर आए थे वो 3 या 4 या 5 के ऊपर बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, और जो फखर और दीगर लोग हैं वो अपने नेशनल नंबर पे खेलते तो शायद उनकी आउटपुट ज्यादा आती
और आपको अच्छे रिजल्ट चलें, आउटपुट ज़्यादा आती है। आज़म पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज़म खान के ऊपर। रियाजुद्दीन साहब, अगर मैं गलत ना हूँ तो इस वक्त अगर T20 में हम देखें तो जो पंच हिटिंग होती है पाकिस्तान में, अगर देखें तो आज़म के अलावा कोई भी इस नंबर पर अगर वो सिलेक्शन होती है उसकी, तो इसके अलावा कोई नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद वो रन नहीं कर पा रहे, और तमाम ही लीग्स अगर जो भी दुनिया भर में खेली जा रही है उसमें मुसलसल वो रन करते दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है पाकिस्तान में आकर जो है वो रन नहीं करते, फिर कुछ बयानात उनकी तरफ से आ जाते हैं सामने? देखें, ये अभी जो मैं पहले बात कर रहा था ना, वही बात है कि हमारे वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर या नौजवान खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यहाँ तो खेलते हैं और लीग में भी खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो नहीं कर पाते। और यही कुछ जो है आज़म खान के साथ भी मुसलसल हो रहा है, ऑन एंड ऑफ। मतलब अब आप ये देखें ना, वो 3 मरतबा मेरे ख्याल से टीम में आए और तीनों मरतबा जो है उनको वो तीनों सीरीज़ जो है मुकम्मल खेलने का मौका नहीं मिला। ज़ाहिर है इसलिए नहीं मिला कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और उनसे एक्सपेक्टेशन तो बहुत हैं। और दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल सही है कि देखें उस खिलाड़ी में, नौजवान है, उसमें बड़ी कैपेबिलिटी है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो जो उसके मतलब जो अब तक का जो उसे तजुर्बा हासिल हुआ है, जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, उसको वो सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है। और जो हमारे मतलब कि जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो मेरे ख्याल से उसको सही तरह से उस तरह की तरबियत नहीं दे पा रहा है कि उसको किस तरह से खेलना है। अभी आप ये देखें कि लास्ट जो न्यूजीलैंड से मैच हुआ था और जिस तरह से वो आउट हुआ था, हालांकि उसने अच्छा मतलब शॉट खेला था 6 के लिए, और वो बाउंड्री पे जाके जो है, तो मेरे ख्याल से पहले आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप पहले देखें, जावेद मियादाद से सबक सीखें कि वो मतलब जब क्रूशल स्टेजेस हुआ करते थे और जब वो स्ट्रोक उनका खेलने का इरादा होता था तो वो चारों तरफ घूम के देखते थे कहाँ कहाँ फील्डर खड़ा है, और फिर उसी हिसाब से वो अपनी डायरेक्शन लेते थे और उसी कुव्वत से मतलब जो भी स्ट्रोक थे खेला करते थे। गो के ज़्यादातर स्ट्रोक तो उनके जो थे ग्राउंड स्ट्रोक हुआ करते, ये उनकी ख़ास बात थी। और भी बड़े क्रिकेटर हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, और जैसा अभी पाथम की बात हो रही थी कि मतलब उसने अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब 210 रन बनाए, और ये श्रीलंका का वो पहला खिलाड़ी है और दुनिया का ये 10वां बैट्समैन है जिसने मतलब 212वां बैट्समैन है। और इससे कबल जो है उनका जयसूर्या जो है उसने भी 189 रन बनाए थे इससे पहले, और उसने किसी ने नहीं बनाए थे। और हमारा जो फ़खर जमान है उसने भी 210 रन नॉट आउट बनाए थे इसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये देखें ये बैट्समैन, और रोहित शर्मा की भी मैं बात करूँ, रोहित शर्मा ने 3 डबल 100 किए इसमें वनडे में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नए खिलाड़ी हैं उनको इन खिलाड़ियों को देखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि यार वो क्या सिचुएशन होती है और किस तरह से फिर उस सिचुएशन को देखते हुए वो बिहेव करते हैं। लेकिन शहजादा असल जो कमाल होता है ना एक अच्छा बैट्समैन है, उसकी ये खूबी होती है कि जब बॉलर गेंद कराता है ना तो वो जो आई कॉन्टैक्ट लेवल होता है ना वो जो है मतलब बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए कि अगर आप बॉलर की जो है उसका वो हाथ वहाँ से देख के अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको उसकी स्पीड का भी अंदाज़ा हो जाएगा और फिर आप अपनी पोजीशन भी लेंगे। हमारा जो खिलाड़ियों का मसला है, जो मैं अभी इससे पहले बात कर रहा था कि एक तो टेम्परामेंट का फ़र्क होता है, हर खिलाड़ी हर मतलब एक टेम्परामेंट इंटरनेशनल मुख्तलिफ होता है, डोमेस्टिक मुख्तलिफ होता है, यहाँ आप खेल जाते हैं। लेकिन बैट्समैन का जो असल कमाल होता है ना कि वो सामने वाले बॉलर को देख के और उसकी बॉलिंग को जो उसका मतलब हाथ होता है उसको जज करते हुए फिर जो है फुटवर्क को अपने एडजस्ट करना, उसका जो है बड़ा जितने कम वक्त में आप अपना फुटवर्क जो है आप एडजस्ट करेंगे वो एक बेहतरीन बैट्समैन होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैट्समैनों को जो है फुटवर्क पे काम करना चाहिए। जो हमारे टेक्निकल जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे कोचेज़ हैं, उनको जो है सबसे बड़ा जो मैं अभी बात कर रहा था कमाल ये होता है कि आप कम वक्त में अपने मतलब फुटवर्क को कितनी जल्दी एडजस्ट करते हैं जो भी आपका अपोनेंट बॉलर होता है, यही एक बहुत बड़ा कमाल होता है। और जो मतलब बैट्समैन जो है कम वक्त में अपने फुटवर्क को एडजस्ट कर लेते हैं, गेंद खेलने के काबिल हो जाते हैं, तो वो जिस तरह की मतलब स्ट्रोक खेलना हो, जिस तरह की ड्राइव करना हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक स्पेसिफिक आपने आज़म खान की बात की तो मैं ये कहता हूँ कि आज़म खान में नो डाउट बड़ा टैलेंट है। आज़म खान में टैलेंट है, लेकिन उनके टैलेंट को जो है मैं समझता हूँ कि ज़ाया होने से बचाने की जो जिम्मेदारी है वो कोचेज़ पे, इसलिए कि अभी इतने ज़्यादा मैच्योर भी नहीं हुए। और अभी मैं देख रहा था कि वो अभी एक बाकायदा शोएब मलिक से गालिबन बात कर रहे थे, जो उनकी वीडियो जो है वायरल हुई है सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी, मतलब मुख्तलिफ चैनल्स ने दिखाया है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं, बोर्ड को ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मौका दिया जाए पूरा। नहीं, उन्होंने कहा कि 3 जो सीरीज़ थी उसमें मैं पूरी नहीं खेल सका। भाई पूरी तो इसलिए नहीं खेल सके कि और भी ऐसे खिलाड़ी थे जिनको मौका दिया जाना
था खेल लिए, लेकिन जो मौके आपको मिल गए तो उसमें गो के आपको मौके मिलने चाहिए, लेकिन उन मौकों से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। चलें सरफराज साहब की तरफ चलते हैं। मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन मौके से फ़ायदा किस तरह उठाया जाता है ये भी बात कर लेते हैं सरफराज साहब से। थोड़ी सी कप्तानी के हवाले से भी, लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करते हैं, फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम की कप्तानी कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी। पहला तजुर्बा कैसा रहा, फिर उसके साथ साथ शान मसूद का तजुर्बा कैसा रहा, आमिर सरफराज साहब से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी आमिर साहब। मेरे ख्याल में जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इन दोनों टूर्स के ऊपर चूंकि पाकिस्तान जो है कोई खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका, तो और डेफिनेटली वो कंडीशंस के फ़र्क की वजह से, और पाकिस्तान की टीम जो है निस्बतन इतनी कोई मजबूत भी नहीं थी, तो शायद अभी इनको जज करना थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। ये और बात है कि चूंकि उनकी कायदाना सलाहियत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर हम शहनशाह अफरीदी से बात के हवाले से बात करें, उन्होंने जिस तरह लाहौर कलंदर को जो है वो फाते बनवाया, वो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी उनकी। इसी तरह शान मसूद जो हैं वो तो काउंटी क्रिकेट के अंदर भी अपनी काउंटी की क़यादत करते रहे हैं, और उस क़यादत के अंदर उन्होंने प्रूव किया कि वो एक ना सिर्फ एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं बल्कि एक अच्छे कप्तान भी हैं। और चूँकि पढ़े लिखे भी हैं, एक अच्छे बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ भी है, तो यकीनी तौर पे ऐसे लोग अगर पाकिस्तान को की क़यादत करें और उसको परफॉर्म भी करें, तो वो एक अच्छे लंबे अरसे तक। तीनों फॉर्मेट के लिए एक होना चाहिए या मुख्तलिफ फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान होना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वैसे तो आपको बहुत मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ क्रिकेटर्स से सुनने को मिलेंगी, कम से कम T20 का कप्तान और T20 की टीम जो है ना तकरीबन बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। और वनडे और जो टेस्ट क्रिकेट है, ये अब जो है ना इसको आप मतलब कुछ प्लेयर्स को साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट की 50 ओवर की जो क्रिकेट है, अगर आप अर्लियर ऑन 1-2 विकेट खो देते हैं तो आपके पास ऐसे बैट्समैन लाजमी चाहिए कि जो 40-50 ओवर की इनिंग खेल सके, और डेफिनेटली वही प्लेयर खेल सकेगा कि जिसके पास टेस्ट मैच के अंदर बैटिंग करने का टेम्परामेंट होगा, जो मतलब पूरा दिन बैटिंग करने की सलाहियत रखता होगा, वही आपके लिए मैच सेवर बनेगा। अदरवाइज T20 फॉर्मेट से और हर जगह एक जैसी टीम और एक जैसे प्लेयर और कप्तान को आप लेके चलेंगे तो शायद वो अप्रोच कामयाब नहीं रहेगी। आमिर सरफराज साहब कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में से T20 का जो फॉर्मेट है उसमें बिल्कुल ही अलग ही टीम, अलग कप्तान होना चाहिए। वनडे और टेस्ट के लिए एक कप्तान होना चाहिए, ये कह रहे थे आमिर सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया आमिर सरफराज साहब आपका। रियाजुद्दीन साहब आपका। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।